हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो कि कल आपके 24 मार्च को होने जा रहा है। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी विषय का पेपर लेकर आइए, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपकी कल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप सब अच्छे से जानते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले भाग ए की तरफ। भाग ए के तहत आपके कुल मिला के जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है वो पूछे गए हैं 16 बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आपको चार में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। देखें, पहला बसद है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रोना। दूसरा बसद है कि कविता एक उड़ान है किसके बहाने? कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो यहां पर उत्तर होगा चिड़िया के बहाने। तीसरा है छोटा मेरा खेत छौकोना, लेखक ने किसे कहा है? छोटा मेरा खेत छौकोना, लेखक ने यहां पर यह बात किसके लिए कही है? तो ये बात कही है कागज के पन्ने के लिए। चौथा है पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। पांचवा है मनुष्यों की समता किस बात पर निर्भर रहती है? तो मनुष्यों की समता शारीरिक वंश परंपरा पर निर्भर रहती है, ये बात भी सही है। सामाजिक उत्तराधिकार पर, यह बात भी सही है। मनुष्य के अपने प्रयास पर, यह बात भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। छठा है शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? तो शिरीष के फूल को यहां पर अवधूत के समान बताया गया है। किसके समान? अवधूत के समान बताया गया है। अगला सातवां है हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। आठवां है मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मैनिफेस्टो शब्द का जो सही हिंदी अर्थ है वो होता है घोषणा पत्र। नौवां है आधुनिक संचार साधनों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वो है प्रिंट। 10वां है किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे लाइव कहते हैं। 11वां है आपका मंत्री नामक अध्याय कक्षा में प्राय मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा छड़ी। 12वां है मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो मोहनजोदड़ो वो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ताम्रकाल। 12वां है कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता है? कविता के पंख लगा उड़ने के मायने कौन नहीं जानता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर कोई नहीं। 14वां है, ठीक है, 12वां, ये 13वां था आपका। फिर ये 14वां है कि उषा का जादू टूटने का क्या कारण था? तो उषा का जादू टूटने का जो कारण था वो था सूर्योदय का होना। 15वां है भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? तो भक्तिन पाठ के अंदर समाज का जो स्वरूप है वो पितृसत्तात्मक, कैसा? पितृसत्तात्मक प्रतीत होता है। अगला 16वां है जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? तो जाति प्रथा का जो दूषित सिद्धांत है जाति आधारित व्यवसाय का चयन। जाति आधारित व्यवसाय का चयन ये जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत है। तो ये आपके 1 से लेकर 16 तक कुल मिला के 16 एमसीक्यू थे जो पहले प्रश्न के तहत थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली रिक्त स्थान है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। दूसरा है निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? तो निविदा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं? टेंडर बोलते हैं। तीसरी खाली जगह सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य के अंदर कौन सी शब्द शक्ति है? तो सैनिकों ने कमर कस ली इस वाक्य के अंदर लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा। चौथी खाली जगह जब किसी शब्द का अर्थ न हो तो अभिता से प्रकट होता है, न ही लक्षणा से।
वहां खाली जगह शब्द शक्ति होती है। जब किसी शब्द का अर्थ न हो तो अभिधा से क्या होता है, उसका अर्थ प्रकट होता है, न कि लक्षणा से। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। पांचवी खाली जगह, चारु चंद्र की संचल किरणें खेल रही है जल थल में, पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर बार बार 6 वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। छठी खाली जगह, जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जब कोई बात बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर अलंकार होता है, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। मिला खोजती थी जिसको ये बचपन उगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आज बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विशांति। तो यहाँ पर देखो पहले प्रश्न का उत्तर, कवि को किसने ठगा है, तो कवि को किसने ठगा है, तो कवि को जवानी ने ठगा है। कवि के लिए संसार कैसा बन गया है, तो कवि के लिए संसार एक युद्ध क्षेत्र के जैसा बन गया है। कैसा बन गया है, एक युद्ध क्षेत्र के जैसा। तीसरा, युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है, तो युवा काल की आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय, ये विशेषताएं लेखक को क्या करती है, मोहित करती है। चौथा, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती है, तो लेखक को जवानी फंदे के समान इसलिए लगती है क्योंकि जो जवानी या युवा काल का समय होता है वो लेखक के लिए चिंता और तनाव से भरा हुआ है। पांचवा, कवि बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है, तो कवि बचपन को पुनः इसलिए बुलाना चाहता है क्योंकि जो बचपन है वो निर्मल शांति, और क्योंकि जो कवि है वो बचपन की तरह निर्मल शांति और विश्रांति चाहता है। जिस तरह बचपन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चिंता तनाव नहीं होता, उसी तरह लेखक चाहता है कि फिर से उसका बचपन लौट जाए। छठा, बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है, तो बचपन से कवि निर्मल शांति और प्राकृत विशांति की मांग कर रहा है। बचपन से कवि निर्मल शांति और आपकी प्राकृतिक विशांति की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। आगे बढ़े खंड ब की तरफ, जहां पर लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिनके जवाब आपको 40 शब्दों के अंदर कम से कम देने हैं। चौथा है, सवाल नंबर 5 है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं, तो टीवी समाचार के अंदर नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज वह आवाज होती है जो घटना स्थल से सीधे प्रचारित की जाती है। इसमें किसी भी तरह का बनावटीपन अथवा उसके अंदर जो परिवर्तन है वो नहीं होता है। छठा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या था, तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता का जो मूल भाव है वो दूरदर्शन के संवेदनहीन रवैये को उजागर करना था। इस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार दूरदर्शन अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपाहिज लोगों की भावनाओं को क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। सातवां, भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है, तो भक्तिन की बुराइयां या दुर्गुणों के बारे में उसका जिद्दी स्वभाव, अपनी बात को सही साबित करने की जिद, दूसरों की भावनाओं या बातों को न मानना आदि शामिल है। और वह अक्सर अपनी तर्कहीन बातों से दूसरों को भी क्या करती थी, परेशान करती थी। आठवां, यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था, तो यशोधर बाबू के लिए जो भूषण है वो ऊनी ड्रेसिंग गाउन इसलिए लाया था क्योंकि वह अपने पिता को खुश रखना चाहता था। वह जानता था कि उसके पिताजी को ऊनी कपड़े पसंद है और जो भूषण है वो उसके पिताजी को ठंड से बचाना चाहता था। इस वजह से वह उनके लिए क्या लेकर आया था, ऊनी कपड़े लेकर आया था। नब्बा है, कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ, तो कभी भी अपने जैसा ही हार्ड मास का मनुष्य यानी पुतला हो सकता है, आनंद को इसका भान यानी इसके बारे में मालूम तब हुआ जब उसे यह एहसास हुआ कि कभी भी उसी तरह की भावनाओं
और संवेदनाओं से भरा हुआ है। उसे यह एहसास हुआ कि कभी भी उसकी तरह ये क्या है, एक साधारण इंसान है। आगे बढ़े, खंड स, प्रश्न संख्या 10 से 14 के उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देने हैं। 10वां है, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कविता के आधार पर आपको बताना है। अथवा में है, उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथन के समर्थन में 100 उदाहरण तर्क दीजिए, यानी आपको उदाहरण के साथ इस बात को समझाना है। 11वां है, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, जीजी का यह कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर अपने विचार लिखने हैं। अथवा में, श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने क्या लिखने हैं, विचार लिखने हैं। 12वां है, नगर नियोजन मोहनजोदाड़ो की अनूठी मिसाइल है। वर्तमान समय के नगरीकरण से संबंध स्थापित कीजिए। अथवा में, राजा की समझ में गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। जुज अध्याय का यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा और धन लोलुपता की प्रवृत्ति को क्या करता है, इंगित करता है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। 13वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अथवा में है, सार्थक आलेख के क्या गुण होते हैं। 14वां है, तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको परिचय देना है। तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों में से किसी एक का आपको क्या देना है, परिचय यहां पर देना है। आगे बढ़े खंड द की तरफ, प्रश्न संख्या 15, पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश से, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रगति पथ से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो ये जो आपका पद्यांश है, ये लिया गया है रघुवीर सहाय के द्वारा रचित जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, वहां से यहाँ पर लिखा गया है। और कवि ने यहाँ पर दूरदर्शन के संवेदनहीन रवैये को क्या किया है, उजागर किया है। अथवा में है, दिवाली की शाम पर घर पूते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लाए, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म नबक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, आंगन में ठुमक रहा है जिद याया, बालक तो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो ये जो पद्यांश है ये आपका लिया गया है, ये जो पद्यांश है ये आपके अध्याय से लिया गया है और आपको क्या करना है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करके बताना है। आगे 16वां, आपको गद्यांश की क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये दो गद्यांश है, दोनों में से किसी एक की आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। 17वां है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करते हुए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए आपको क्या लिखनी है, एक विज्ञप्ति लिखनी है। अथवा में, विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु क्या लिखना है, निविदा यानी एक टेंडर लिखना है। 18वां है, किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है जिसमें आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं और पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर। उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न कल की आपकी बोर्ड एग्जाम के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से तैयार कर ले ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।